हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में पुनः एक बार स्वागत है। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे थे वो सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित थे, जो कि हमारे इस इकोनॉमिक्स की बुक का पहला भाग था। अब इसके दूसरे भाग समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनका अब हम अध्ययन करेंगे। आप सभी का पुनः समष्टि अर्थशास्त्र की इस राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं चैप्टर में हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं इस चैप्टर की कि इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सबसे पहला होगा स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा, स्टॉक एंड फ्लो। दूसरा मुख्य बिंदु होगा हमारा आय का चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तीसरा बिंदु होगा उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुएं, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। चौथा बिंदु होगा अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएटरी एंड फाइनल गुड्स। पांचवा जो बिंदु होगा सकल एवं शुद्ध निवेश, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। छठा जो मुख्य बिंदु होगा हमारा घरेलू सीमा एवं सामान्य निवासियों की अवधारणा, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। सातवां बिंदु होगा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की अवधारणा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और आठवां बिंदु होगा हमारा विशुद्ध परोक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की अवधारणा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा से। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप थोड़ा सा अपने पास एक नोटबुक रखें और नोटबुक में जो जो मुख्य बिंदु इस चैप्टर में आते जाएं उनके साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको अध्ययन करने में सुविधा होगी। बात करते हैं स्टॉक एवं प्रवाह। दो नई अवधारणाएं हैं, स्टॉक और प्रवाह। इन दोनों का संबंध जितने भी आर्थिक चर होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित इन अवधारणाओं को काम में लेते हैं। बात आती है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है जब कोई भी आर्थिक चर, जो इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको कहते हैं, उसका मापन या अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। यहां इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक निश्चित समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको आपको याद रखना है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक व्यापारिक बैंक है और उसकी 31 मार्च 2020 को जितनी भी जमा राशियां हैं उनका मूल्य मान लिया 1500 करोड़ रुपए है। तो ये चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक की अवधारणा कहेंगे। दूसरी बात आती है प्रवाह क्या होता है, फ्लो क्या होता है। जब भी हम कोई भी आर्थिक चर, उसका अध्ययन एक समय अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं तो उसे प्रवाह कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि एक वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भारत की राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह की अवधारणा कहेंगे, क्योंकि यहां पर इसका संबंध किससे है, एक अवधि से है। इस अवधि को कहां से कहां तक लिया गया, 2020-21। इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक की अवधि। इसमें जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे उसे हम प्रवाह की अवधारणा में शामिल करेंगे। तो एक देश की जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा होती है वो प्रवाह की अवधारणा होती है। आज दूसरे बिंदु पर डिस्कस करते हैं आय का चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस पर सामान्यतः बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो आय का चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह है, ये अवधारणा सबसे पहले फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री फ्रैंकाइज क्वीज ने, नाम भी याद रखना है, कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है अर्थशास्त्री का कि किस अर्थशास्त्री ने यह अवधारणा दी है, तो है फ्रैंकाइज क्वीज ने। और कब प्रस्तुत की थी, 1758 में प्रस्तुत की थी। ये जो अवधारणा है ये बताती है कि एक देश के परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक फर्म क्षेत्र, इनके मध्य में उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो आमदनी कमाई गई है या आय प्राप्त की गई है वो इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक चक्र के रूप में घूमती रहती है
और चक्र के रूप में घूमते रहने के कारण ही इसे हम आय का चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं। ये जो चक्राकार प्रवाह है क्विज़ने के अनुसार दो मान्यताओं को लेकर के चलता है। पहली मान्यता जो है वो है मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र हैं। दो क्षेत्र कौन कौन से? एक तो परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक या व्यवसाय क्षेत्र। यहां आप ध्यान दें कि दो ही क्षेत्र एक इस विश्लेषण को सरल बनाने के लिए काम में लिए गए हैं। दूसरा जो मान्यता है वह है परिवार क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च कर देता है। जब सारी आय उसकी उपभोग पर खर्च हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में बचत कैसी होगी? बचत का मान शून्य होगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में कोई भी बचत नहीं होती है। तीसरी जो मान्यता है वह है देश की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी आयात या निर्यात नहीं होते हैं। चौथी मान्यता जो इसकी विश्लेषण की है वो है परिवार क्षेत्र, जिसको हमने लिया है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यवसाय क्षेत्र को क्या उपलब्ध कराता है? उत्पादन के साधन उपलब्ध कराता है और वो साधन सेवाओं की पूर्ति करता है। पांचवी जो मान्यता है वह मान्यता है उत्पादक या व्यवसाय क्षेत्र परिवार क्षेत्र से साधन सेवाएं खरीदता है और जब साधन सेवाएं खरीद रहा है तो उसके बदले में क्या देगा? वो जो वस्तुएं और सेवाएं उसके द्वारा निर्मित की गई हैं वो परिवार क्षेत्र को उपलब्ध कराता है। आइए अब इस विश्लेषण को स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं विस्तार से। ये जो अवधारणा है इसमें आय के प्रवाह को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो और दूसरा मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो, दो भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं हम वास्तविक प्रवाह की कि रियल फ्लो क्या होता है। वास्तविक प्रवाह से आशय है परिवार क्षेत्र के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की गई हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों की जो सेवाएं व्यवसाय क्षेत्र को दी गई हैं और फिर उत्पादक क्षेत्र क्या कर रहा है? अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को किसको दे रहा है? परिवार क्षेत्र को दे रहा है। इसका मतलब ये जो वास्तविक प्रवाह है इसमें क्या होता है कि परिवार क्षेत्र द्वारा तो उत्पादन साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और जो व्यवसाय क्षेत्र है वो इसके बदले में क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र को देता है या उनको उपलब्ध कराता है। दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत हम साधन आय के रूप में मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, इनके रूप में जो व्यवसाय क्षेत्र होता है या उत्पादक क्षेत्र होता है वह परिवार क्षेत्र को उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा प्रदान करता है या भुगतान देता है। इसी प्रकार से जो परिवार क्षेत्र है इस जो आय प्राप्त हुई इस आय को क्या करता है? जो व्यवसाय क्षेत्र ने उसको वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई उन पर वो खर्च कर देता है। इससे क्या होता है कि जो मुद्रा का प्रवाह है तो पारिवारिक व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से और कहां चला जाता है? उत्पादक क्षेत्र की ओर वापस चला जाता है। यदि सरल रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार क्षेत्र ने जो विभिन्न प्रकार की साधन सेवाएं उपलब्ध कराई उनके बदले में उनको मुद्रा प्राप्त हुई और जिस मुद्रा को कहां पर खर्च कर रहा है? वो व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता रहता है। इससे क्या होगा? ये क्रम लगातार चलता रहेगा। एक क्षेत्र अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा साधनों के रूप में और दूसरा क्षेत्र क्या करेगा? उनको बदले में पारिश्रमिक देगा। फिर क्या होगा? इस पारिश्रमिक से जो परिवार क्षेत्र है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा तो उसके पास जो मुद्रा थी वो वापस कहां चली जाएगी? व्यवसाय क्षेत्र के पास। इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्र है वो निरंतर रूप से चलता रहता है। इसलिए इसको हम चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह का नाम देते हैं। इसे हम एक मॉडल के द्वारा जो नीचे दिया गया है उसके द्वारा आसानी से दर्शा सकते हैं। आप यहाँ मॉडल में देख रहे हैं दो बॉक्स हैं जिनमें पहले बॉक्स में हमने किसको लिया है? परिवार क्षेत्र को लिया है और दूसरे बॉक्स में किसको लिया है? व्यावसायिक क्षेत्र को लिया है। आप देखें इसमें ध्यान से, सबसे पहले जो परिवार क्षेत्र है वो जो ऊपर है या लिखा हुआ है श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, अर्थात इनके रूप में अपनी सेवाएं किसको दे रहा है? व्यवसाय क्षेत्र को उपलब्ध करा रहा है, जो कि तीर के निशान के द्वारा आप देख सकते हैं। अब इसने क्या किया? व्यवसाय क्षेत्र ने क्या किया?
इन सेवाओं का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं निर्मित की। अब इन वस्तुओं और सेवाओं को कौन किसको उपलब्ध कराएगा? वो वापस परिवार क्षेत्र को उपलब्ध कराता है, जिसको आप नीचे की ओर देख रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के रूप में। और ये कहां जा रहा है? व्यवसाय क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर जा रहा है। ये तो कौन सा प्रवाह हुआ? ये हुआ हमारा वास्तविक प्रवाह। अब बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह की। इसी में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये परिवार क्षेत्र है, इसने अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई थी किसके रूप में? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, इनके रूप में जब सेवाएं उपलब्ध कराई तो व्यवसाय क्षेत्र ने क्या किया? इनके पारिश्रमिक के रूप में जो मुद्रा का भुगतान किया वो मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में किया। इसलिए अब तीर का निशान देख रहे हो किधर चला गया है? वो परिवार क्षेत्र की ओर चला गया है। अब परिवार क्षेत्र को मुद्रा प्राप्त हो गई, लेकिन अब मुद्रा अपने पास नहीं रखेगा ये। अब क्या करेगा परिवार क्षेत्र? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा। और ये वस्तुएं और सेवाएं कहां से प्राप्त होंगी? उसको व्यवसाय क्षेत्र से प्राप्त होंगी। अर्थात जो मुद्रा प्राप्त हुई थी वो उपभोग व्यय के रूप में वापस किसके पास चली जाएगी? वो वापस व्यवसाय क्षेत्र के पास चली जाएगी। अब आप देखिए, चूंकि ये भी मुद्रा नहीं रखेगा अपने पास, ये क्या करेगा? वापस आगे उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः सेवाओं की मांग करेगा। सेवाओं की मांग करेगा, सेवा कौन उपलब्ध कराएगा? परिवार क्षेत्र कराएगा। बदले में उसे क्या प्राप्त होंगी? वही मुद्रा प्राप्त होगी, वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होंगी। पुनः मुद्रा कहां चली जाएगी? व्यवसाय क्षेत्र के पास चली जाएगी। इस प्रकार से ये चक्र या वृत्ताकार के रूप में ये प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। इसी को हम आय का चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं। और इसको आपने जो मैंने समझा है नीचे लिखा भी है कि परिवार क्षेत्र से व्यवसाय क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को लेन देन का जो प्रवाह का क्रम है वो अर्थव्यवस्था में चक्रीय रूप से निरंतर रूप से चलता रहता है। इससे आय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और पुनः दूसरे क्षेत्र से पहले क्षेत्र में प्रभावित होती रहती है। अब यहाँ पर आपने देखा था एक शब्द काम में आया था, मॉडल। कई बार अलग से पेपर में पूछा जाता है मॉडल क्या होता है। मॉडल आपने देखा होगा, जैसे आप डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? कुछ मॉडल्स जैसे कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या कोई चाइना क्ले के बने हुए होते हैं, जिसमें मानव के अंगों को दिखाया गया है, शरीर की कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं। हम क्या कहते हैं कि मॉडल लगा रखे हैं। वही मॉडल बिल्कुल यहाँ पर है। कोई भी एक जटिल वास्तविकता है उसको सरल रूप में दर्शाना वो क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। जैसे मानव शरीर और उसकी कार्यप्रणाली को मिट्टी या प्लास्टिक के मॉडल द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अब यहीं पर ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा और है, वो है ऑयलर प्रमेय। ये भी कई बार पेपर में पूछी जाती है कि ऑयलर प्रमेय क्या होती है। ऑयलर प्रमेय जो है वो एक अवधारणा है जिसके अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाला समस्त उत्पादन, जो जितना भी उत्पादन हुआ है उसका वितरण किसमें कर दिया जाता है? उत्पादन के साधनों में कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? उनको जो आय प्राप्त होगी वो साधन आय के रूप में प्राप्त हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन शेष नहीं रहता, अर्थात बचत नहीं होती। ये एक मान्यता चूंकि हमने पहले ली है कि सारा का सारा उपभोग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर की तीसरी अवधारणा पर, उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुएं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक भी इसको करना नहीं भूलें। और अब बात करते हैं उपभोग एवं पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे नाम बता रहा, उपभोग अर्थात उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति होती है सीधे की सीधे, उससे कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, वो उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि खाने पीने की चीजें हैं, आप खरीद करके लाए, तो क्यों खरीद करके लाए? आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उससे आपको उत्पादन करना नहीं चाहते हैं। पुस्तक खरीद करके लाए, पढ़ने की आपकी आवश्यकता पूरी हुई। ये जो ऐसी वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं, अर्थात जिनका पूरा का पूरा उपभोग खरीदने के तुरंत बाद हो जाए और उनका कोई नए उत्पादन में प्रयोग नहीं हो, ऐसी वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरी हमारी पूंजीगत वस्तुएं, जैसे नाम बता रहा है, वे वस्तुएं जो कि उत्पादन कार्य में सहयोगी होंगी, अर्थात जिनके द्वारा हम कई वर्षों तक आगे भी उत्पादन कर सकते हैं, वे वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मशीन होती हैं,
विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, बिल्डिंग है ना, बिजली की लाइन है, ये सारी वस्तुएं कैसी कहलाएंगी, हमारी पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। आइए अब बात करते हैं अंतिम एवं मध्यवर्तीय वस्तुएं क्या होती हैं। नाम बता रहा है, सबसे पहले ले अंतिम वस्तुएं। कौन सी वस्तु होंगी अंतिम वस्तु? जिनका उपयोग हम कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में नहीं कर सकते, बल्कि उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की पूर्ति होती हो, ऐसी वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। और इनकी मांग कौन करेगा? इनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाता है, इसीलिए इनको राष्ट्रीय आय की गणना में हम शामिल करते हैं। जैसे ब्रेड, ये क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तु कहलाएगी। वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्य रूप से कच्चे माल या अर्धनिर्मित वस्तुओं के रूप में होती है, और इनको हम आगे उत्पादन प्रक्रिया में काम में लेते हैं, और उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से उनको अंतिम वस्तुओं में बदला जाता है। ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। और इनकी मांग कौन करेगा? इनकी मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे दोहरी गणना हो जाएगी। अर्थात इनके द्वारा चूंकि हमने अंतिम वस्तुओं का उत्पादन कर लिया है, तो हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए ब्रेड बनाने के लिए गेहूं, तो ये क्या होगा? ब्रेड तो कैसी वस्तु होगी? अंतिम वस्तु। और गेहूं कैसी होगी? मध्यवर्ती वस्तु होगी। कपड़ों के लिए रुई, धागा, इनका उपयोग करना, ये भी क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। अब बात करते हैं सकल एवं शुद्ध निवेश। निवेश क्या होता है? वास्तव में निवेश से आशय ऐसे व्यय से होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं या पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीनों, कारखानों, भवनों, बांधों, इनके निर्माण में वृद्धि की जाती है। इसको हम निवेश कहते हैं। निवेश सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकल निवेश। सकल निवेश क्या होता है? सामान्यतः एक निश्चित अवधि 1 वर्ष में उत्पादकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय, उसे हम क्या कहते हैं? सकल निवेश कहते हैं। जैसे नई मशीन, नया भवन, नया बांध, इन पर किया गया जो खर्च होगा वो क्या कहलाएगा? सकल निवेश कहलाएगा। अब होता है शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश का मतलब होता है, यदि जैसे मान लीजिए हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने से क्या होता है? जिन मशीनों की सहायता से या जिन उपकरणों की सहायता से उत्पादन किया गया है, उनकी कुछ ना कुछ घिसावट होती है। यदि उस घिसावट या मूल्यह्रास की राशि को हम सकल निवेश में से घटा दें, तो जो राशि शेष बचेगी वो क्या कहलाएगी? शुद्ध निवेश कहलाएगी। कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित अवधि, और निश्चित अवधि सामान्यतः कितना लेते हैं हम? 1 वर्ष। इसमें सकल निवेश में से जो हमने भौतिक पूंजीगत वस्तु ली थी, उनकी कितनी घिसावट हुई या कितने मूल्यह्रास की राशि आई, उसको घटा दिया जाए, तो शेष राशि जो बचेगी वो शुद्ध निवेश कहलाती है। अर्थात शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। इसके द्वारा हम आसानी से शुद्ध निवेश का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें सकल निवेश ज्ञात करना है, कई बार पेपर में क्या होता है, शुद्ध निवेश की राशि दी हुई है और मूल्यह्रास की राशि दी हुई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सकल निवेश प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक सूत्र दिया है मैंने नीचे लिख करके, एन इज इक्वल टू जी माइनस डी। ये आपको बहुत याद रखना है। एन का मतलब कई बार आएगा, ये जो भी शुद्ध राशि हमें ज्ञात करनी है, नेट जिसको कहते हैं, वो हमारा एन के द्वारा दर्शा रहे हैं। और सकल जो भी राशियां होंगी उसको हम जी के द्वारा, ग्रॉस जो कहते हैं, उसके द्वारा दर्शाते हैं। और डी डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की राशि। अर्थात यदि हमें एन का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे हम? जी में से डी का मान घटा देंगे। अर्थात नेट ज्ञात करने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। इस सूत्र को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इसके आधार पर निश्चित रूप से एक ना एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अर्थात हमें जब भी शुद्ध राशि याद करनी है तो सकल राशि में से मूल्यह्रास की राशि घटा देनी है। अब बात करते हैं घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों की अवधारणा क्या होती है। घरेलू सीमा से सामान्य रूप से आशय एक देश की भौगोलिक सीमा, जैसे हम आते नक्शे में, जैसे में भारत का नक्शा है उसमें भारत की भौगोलिक सीमा दर्शाई जाती है।
है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उनको हम घरेलू सीमा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सामान्य निवासियों की अवधारणा। सामान्य निवासी कौन से लोग होंगे? ऐसे लोग जिन्हें किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। जैसे मान लीजिए भारत में रहने वाले लोग हैं जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, उन्हें हम भारत के सामान्य निवासी कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ली हुई है तो कहाँ का सामान्य निवासी कहलाएगा? वो अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा। अर्थात सामान्य निवासियों का संबंध देश की नागरिकता से होता है। अब बात करते हैं 7वें बिंदु की, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, NFIA इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम? निर्यातों में से आयातों की राशि घटा करके। एक देश के निर्यात कितने हैं और उसके आयात कितने हैं, उसमें से निर्यात में से आयात की राशि घटा दी जाए तो हमें विदेशों से विशुद्ध साधन आय कितनी प्राप्त हुई है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न, निर्यात क्या होते हैं? एक देश दूसरे देश को जो माल बेचता है वो निर्यात कहलाता है, और दूसरे देश से जो माल खरीदता है वो आयात कहलाता है। अब वर्तमान में NFIA का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा सूत्र भी है कि वर्तमान में से घरेलू जो साधन है अर्थात हमारे देश के जो साधन है उन्होंने विदेशों में जो काम करके अर्जित आय है उसको ज्ञात कर लिया जाए, और जो विदेशी साधन है वो हमारे देश में कितनी आय प्राप्त कर रहे हैं उन दोनों के अंतर को ज्ञात करके भी हम विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशुद्ध परोक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखिए, कर जो होते हैं सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष करों को ही हम परोक्ष कर के नाम से जानते हैं। इन करों के बाद जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं, संक्षेप में बता देता हूं कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है यदि वही व्यक्ति कर का भुगतान करता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष कर, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर, जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है और वो अपने कर के भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने में सक्षम है या डाल देता है, वो कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ये दोनों अवधारणाओं को हम आगे के जो चैप्टर आएंगे उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं विशुद्ध परोक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखें। यदि हम सकल अप्रत्यक्ष कर अर्थात जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा उनमें से अनुदान या सब्सिडी की राशि घटा दी जाए तो जो शेष राशि होगी वो विशुद्ध परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर कहलाती है। अप्रत्यक्ष करों को हम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल टू सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। और यहाँ भी वही चीज मैंने अभी पहले बताई थी, एन का मान ज्ञात करना, एन इज इक्वल टू जी माइनस एस। अनुदान क्या होता है? देखिए, आप जैसे कि राशन की चीनी लेकर के आते हैं बाजार में, राशन की चीनी जो बाजार में से चीनी लाएंगे वो क्या भाव है? 40 रुपए किलो। और मान लीजिए आपको राशन की चीनी मिल रही है 25 रुपए किलो, तो जो 15 रुपए किलो का डिफरेंस है वो सरकार एक आर्थिक सहायता हमारे मतलब हेल्प करने के लिए उपलब्ध करा रही है। ऐसी राशि ही सब्सिडी की राशि कहलाती है। इसको गैस सिलेंडर पे ही मिलती थी, है ना, और जैसे बहुत सारी चीजों पर सरकार खाद बीज पर भी उपलब्ध कराती है, ये सब्सिडी कहलाती है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको हल करना चाहिए वो देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं, इनको बताना है। दूसरा, भारत में बेरोजगारी की दर ये क्या होगी, मतलब स्टॉक की अवधारणा होगी या प्रवाह की अवधारणा होगी, ये आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, आय का जो चक्राकार या वृत्ताकार प्रवाह होता है उसको आपको स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न, अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पांचवा प्रश्न है सकल और शुद्ध निवेश को स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है यदि सकल निवेश 50 करोड़ रुपए है और मूल्य ह्रास की राशि 5 करोड़ रुपए है तो शुद्ध निवेश की राशि आपको ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्न सामान्यतः पेपर में आते भी रहते हैं। सातवां प्रश्न है यदि किसी देश के आयात 1000 करोड़ रुपए और निर्यात 1200 करोड़ रुपए है तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की राशि कितनी होगी, NFAI का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। आठवां प्रश्न है
यदि सकल अप्रत्यक्ष कर की राशि 900 करोड़ रुपए और सरकार द्वारा 85 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, तो विशुद्ध परोक्ष कर या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि कितनी होगी, ये आपको मान ज्ञात करना है। और लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसे हम स्टॉक या प्रवाह में से किस में शामिल करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप हल करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी महसूस आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो क्लास कैसी लगी आपको, इसके बारे में और कोई आपका सुझाव हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएं मुझे, जिससे आगे और अच्छा चैप्टर आपके लिए दिया जा सके। धन्यवाद।